नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का YouTube के इस चैनल के ऊपर, जिसमें आज की इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 साइंस मैथ्स विज्ञान गणित से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए अम्ल, क्षारक और लवण यानी कि एसिड, बेस और साल्ट जो यूनिट है अपनी, जो 4th यूनिट है, इससे पूर्व 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और इस चौथी यूनिट के अंदर मुख्य रूप से अपन देखेंगे आज ये पार्ट 3rd, जिसमें 2 पार्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने मुख्य रूप से एसिड, बेस जो हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी। उसके बाद में जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, उनके संयोग से होने वाली जो उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसके अंदर साल्ट का फॉर्मेशन होता है, फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वगैरह, सूचक वगैरह, ये सब देखे अपन ने। सेकंड क्लास जो इसकी थी, पार्ट 2, उसके अंदर मुख्यतः पीएच मापक्रम क्या है, किस तरह से पीएच का रोल होता है, एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है उसमें क्या रोल रहता है, इन सभी की चर्चा अपन ने पार्ट 2 के अंदर करी थी। और आज की इस क्लास के अंदर अपन ने कुछ महत्वपूर्ण यौगिक देखेंगे, जो कि मुख्य रूप से एक साल्ट, साधारण नमक NaCl जो है, साधारण लवण, सोडियम क्लोराइड, उसके द्वारा अलग अलग तरह के 5 कंपाउंड अपन देखेंगे। उन कंपाउंड्स का क्या क्या उपयोग होता है, कैसे कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, ये सब अपनी क्लास के अंदर रहेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसलिए जो भी 3rd ग्रेड L2 साइंस मैथ से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कंप्लीट इस वीडियो को देखें। निश्चित तौर पर आपको ये एग्ज़ाम के अंदर हेल्प दे करके जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बिना देरी किए। मुख्यतः जो साधारण लवण यानी कि NaCl है, उसके द्वारा बनने वाला प्रथम कंपाउंड, फर्स्ट यौगिक जो अपना है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मुख्यतः अपन 5 कंपाउंड यहाँ पर देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट देखेंगे, विरंजक चूर्ण देखेंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे। इन 5 यौगिकों को अपन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अपना जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसे बनता है, फॉर्मेशन मेथड क्या है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ठीक है, लवण जल के नाम से इसको जाना जाता है, मुख्य रूप से ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है वो किसके नाम से, ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है, यानी जब विद्युतीय अपघटन करवाया जाता है, तो वियोजित होकर के ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। साथ में इसके अंदर मुख्य रूप से क्लोरीन अभी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर क्या क्या बनता है। तो एक तो क्षारक यानी कि मुख्य रूप से NaOH ये बनता है, साथ में क्लोरीन गैस बनती है Cl2। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब कैसे बनता है, ये यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ एक सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य झिल्ली दी हुई है, मेम्ब्रेन दी हुई है, ठीक है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM यह दिया हुआ है, ठीक है। अब अपन देखेंगे क्या है इसमें, एनोड और कैथोड। एक तरफ इधर एनोड लगा दिया गया है, एनोड पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाली ये क्या लगा दिया गया है, कैथोड लगा दिया गया है। अब जो ही इसके अंदर ये 2 रोड लगा करके इधर से ब्राइन सॉल्यूशन जब अपन प्रवाहित करवाएंगे इसके अंदर, यानी कि NaCl + H2O, ये जब इसके अंतर्गत आएगा तो आकर के इसका विद्युत अपघटन होगा। विद्युत अपघटन से अपन देखेंगे कि Na+ आयन हैं वो किसकी तरफ है, कैथोड की तरफ जाएंगे। H+ आयन हैं वो भी कैथोड की तरफ जाएंगे। OH- आयन हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे और Cl- आयन हैं, Cl- वो भी किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। यहाँ जाकर Cl- आयन हैं वो क्या करेंगे, उदासीन होकर के Cl2 गैस बना लेंगे। तो एनोड के ऊपर जो गैस मुक्त होने वाली होती है वो कौन सी होती है, Cl2 क्लोरीन गैस है वो अपने को प्राप्त होती है। और हाइड्रोजन आयन कैथोड के ऊपर जाकर के और क्या बनाते हैं, H2 गैस बनाते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो
NaCl प्लस H2O से NaOH बनता है, प्लस Cl2 बनती है, और प्लस क्या बनता है यहाँ पर आपका H2 गैस बनती है। H2 गैस पॉजिटिव आयंस हैं, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर यानी कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, एनोड पर क्या प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस है वो प्राप्त होगी। तो इस डायग्राम में से अपने को ये चीज़ मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है कि क्या अपन इस कंटेनर के अंदर क्या प्रोवाइड करवाते हैं, तो ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl और वाटर, इनका मिश्रण, लवण का जल, ठीक है। एनोड के ऊपर कौन सी गैस प्राप्त होती है, देन क्लोरीन, और हाइड्रोजन कहाँ पे प्राप्त होती है, तो कैथोड के ऊपर प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरह से मुख्य रूप से अपना फॉर्मेशन रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब आगे बात करते हैं अपन कि इसका जो यूज है, उपयोग हैं, वो कैसे, कौन कौन से उपयोग होते हैं। अब देखिएगा ये सारी बातें जो अपन पहले कर चुके हैं कि 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन 2H2O लिक्विड फॉर्मेशन के अंदर, NaOH क्या बन जाएगा, क्षार बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी। क्लोरीन गैस कहाँ बनेगी, ध्यान में रखें, एनोड के ऊपर बनेगी, और H2 गैस है वो हमें कहाँ प्राप्त होगी, कैथोड के ऊपर प्राप्त होगी। तो ये चीज़ें मुख्यतः अपने को ध्यान में रखनी है। एनोड के ऊपर Cl2 क्लोरीन गैस, कैथोड के ऊपर H2, और कैथोड के पास में ही क्या प्राप्त होता है, NaOH विलयन है, यानी कि क्षार है वो प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है वो प्राप्त होता है। अब उपयोग, यहाँ पर जो H2 गैस प्राप्त हो रही है वो ईंधन के रूप में काम में आता है, और साथ में मार्गरीन यानी कि जो कृत्रिम घी बनाने के अंदर जो वनस्पति तेल वगैरह होते हैं उनसे घी बनाने के अंदर भी ये काम में आता है हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस है वो किस काम में आती है, यह उपयोग पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो अपना जल की शुद्धता के लिए, जल को यानी कि जीवाणु रहित करने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में, PVC पाइप्स वगैरह बनाने के अंदर, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाने के अंदर भी ये क्लोरीन गैस काम में आती है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनके निर्माण के अंदर भी क्लोरीन गैस है वो काम में आती है। HCl मुख्य रूप से कैसे प्राप्त होगा, जब ये H2 और Cl2 आपस में रिएक्शन कर लेंगी तो इनसे क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो ये HCl है वो स्टील की सफाई वगैरह के अंदर काम में आता है, और अनेक मेडिसिन वगैरह हैं उनके अंदर काम में आता है। मतलब औद्योगिक दृष्टि से जो अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका तो उपयोग है ही है। साथ में अपन देखें NaOH जो यहाँ पर प्राप्त होता है क्षार, ये धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए यानी कि चिकनाई युक्त पदार्थ हैं उनको हटाने के लिए, साबुन निर्माण के अंदर और कागज़ उद्योग के अंदर कागज़ बनाने के अंदर भी NaOH है उसका उपयोग होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि NaOH है उसकी जब अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ में, NaOH की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ में करवा देते हैं तो विरंजक चूर्ण है वो प्राप्त होता है। यह रिएक्शन आगे अपन देख लेंगे विरंजक चूर्ण निर्माण के अंदर। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2, तो इसके फॉर्मेशन के अंदर ये काम में आता है। घरेलू विरंजन के अंदर, वस्त्र विरंजन के लिए भी, यानी कि मुख्य रूप से रंग उड़ाने के अंदर जो रंगीन पदार्थ हैं उनको कलरलेस करने के लिए ये जो अपना क्लोरीन है वो काम में आती है, और क्लोरीन के साथ में ही ये विरंजक चूर्ण है वो भी काम में आता है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, जिसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड अपन ने कंप्लीट किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट अपना है सेकंड कंपाउंड विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, तो देखिएगा विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है। CaOH2 जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यह अपना यहाँ पर मुख्यतः काम में आता है और क्लोरीन गैस के साथ में। अब देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी काम में आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी काम में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन लेता है, और बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्लोरीन के साथ में जब रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मेशन होता है। तो मुख्यतः यहाँ पर विरंजक चूर्ण के फॉर्मेशन के अंदर अपन देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट अगर देखा जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस इसमें से प्रवाहित करवाएंगे, यानी कि चूने के पानी के अंदर, चूने का पानी या इसको अपन क्या कह सकते हैं, भुजा हुआ चूना भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो CaOCl2 यानी कि आपका विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा, और H2O
एक सॉल्यूशन के रूप में यानी विलायक के रूप में H2O यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर बुझा हुआ चूना CaOH होल ट्वाइस, इसके ऊपर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये अपने को मुख्यतः ध्यान में रखनी है चीज़, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसके बाद में विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, तो जैसा अपन ने देखा पिछली स्लाइड के ऊपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन है उसको प्रवाहित करवा करके, हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज करके रिप्लेस करके ही काम में लिया जाएगा, डायरेक्ट नहीं होगा। जो वस्त्र उद्योग है उसमें सूती वस्त्र वगैरह, लिलेन वस्त्र जो होते हैं उनके विरंजन के लिए, यानी उनका जो नेचुरल कलर है उसको छुड़ा करके और कृत्रिम रंग उसको देने के लिए काम में आता है। कागज़ फैक्ट्री के अंदर लकड़ी का जो मज्जा होता है यानी कि अंदर का जो पार्ट होता है उसके विरंजन के अंदर काम में आता है। ठीक है, तो ये यानी कि मुख्य रूप से जो कलर्ड पदार्थ हैं उनको कलरलेस करने के लिए काम में आएगा। रासायनिक उद्योगों के अंदर एक उपचायक के रूप में, उपचायक मतलब ऑक्सीकारक के रूप में, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकारक के रूप में भी ये काम में आता है। पीने वाले जल को जीवाणु रहित करने के अंदर अपन ने देखा क्लोरीन गैस है वो भी जल के शुद्धिकरण के अंदर काम में आती है, और CaOCl2 जो अपना विरंजक चूर्ण है वो भी क्या होता है, जल के शुद्धिकरण के लिए काम में रोगाणुनाशक के रूप में या कीटाणुनाशक के रूप में, जर्मनाशी के रूप में ये काम में आता है। तो ये अपना विरंजक चूर्ण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, तो ध्यान में रखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण, फॉर्मूला अच्छी तरह से ध्यान में रखें CaOCl2, और उपयोग हैं तो वो अधिकांशतः यही हैं कि जो भी पदार्थ हैं अलग अलग तरह के उनके विरंजन के लिए काम में आता है। तो ये अपना विरंजक चूर्ण एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा यानी कि मुख्य रूप से जो भी खाद्य सामग्री होती है उसको यूँ कहिए कि उसको फुलावट देने के लिए मुख्य रूप से ये बेकिंग करने के लिए काम में आता है। ठीक है, कैसे ये मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है बेकिंग पाउडर, तो देखिएगा मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि यहाँ पर NaCl, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनकी जब अभिक्रिया करवाई जाती है, अभिक्रिया करवाने के ऊपर एक तरफ तो बनता है अमोनियम क्लोराइड, ये यहाँ से अपना NH3, ठीक है, NH3 और प्लस यहाँ से H प्लस और यहाँ से Cl माइनस, ये तो मिलकर के इस रिएक्शन को अगर अपन पूरा देखते हैं तो पूरा देखिएगा इस तरह से। सबसे पहले देखा जाए तो NH3 प्लस जो NaCl है उसका Cl माइनस और इधर से H प्लस, ये मिलकर के और HCl बनाते हैं, ये मिलकर के टोटल क्या बन जाएगा आपका NH4Cl बन जाएगा, NH4Cl निकल गया। अब शेष क्या बच गया यहाँ पर, शेष अपना बच गया यहाँ से Na प्लस, यहाँ से OH माइनस, ये CO2 है ही। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड जो है NaCl का जलीय विलयन यानी कि H2O, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाइकार्बोनेट के लिए, और साथ में क्या ले लेंगे NH3, ये चारों जो पदार्थ हैं वो अभिक्रिया करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा NaHCO3, ठीक है, ये प्राप्त होगा, और साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ से NH4Cl है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, दो गैसें कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये दोनों गैस जब प्रवाहित करवाएंगे तब जाकर के और बेकिंग सोडा बनता है। हालांकि एग्जाम के अंदर ये कंप्लीट रिएक्शन है वो क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पूछी जा सकती हैं, लेकिन हम यही ध्यान में रखेंगे कि जैसे बेकिंग सोडा बनाया जाता है तो उसके अंदर सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अमोनियम क्लोराइड है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा यह एक दुर्बल असंक्षारक यानी कि पदार्थों को नष्ट नहीं करने वाला एक बेस होता है, क्षारक होता है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है, यानी जब खाना पकाते समय सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा अपन काम में लेते हैं तो उस हीट की वजह से ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूटकर सोडियम कार्बोनेट के अंदर बदल जाता है Na2CO
CO3, ठीक है, और साथ में H2O और CO2 है वो निकले जाते हैं, ठीक है। तो गर्म करने के ऊपर क्या बनता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो गर्म करने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है, तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब आते हैं इसके उपयोगों के ऊपर। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा जो होता है, ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा मुख्य रूप से बेकिंग पाउडर बनाने के अंदर, यानी कि बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल मिला करके, यानी कि खाद्य सामग्री के अंदर बेकिंग पाउडर के रूप में काम में लेते हैं इसको। तो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में टार्ट्रिक अम्ल है वो इसके अंदर मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। इमली वगैरह के अंदर ये पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। अब दूसरा उपयोग, इस अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है, यानी इसमें किण्वन की क्रिया है वो हो जाती है। और किण्वन की क्रिया होने के कारण ये जो खाद्य पदार्थ हैं, पावरोटी, केक वगैरह जो हैं, ये है मुलायम तथा स्पंजी हो जाते हैं, अर्थात इनके अंदर क्या बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं, छिद्र हैं वो बने जाते हैं। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यह एक एंटी एसिड पदार्थ है, उसका संघटक है, अर्थात पेट की अम्लता, एसिडिटी है, उसको कम करने के लिए भी काम में आता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल और अग्निशामक के अंदर भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र के अंदर यानी कि CO2 गैस देता है ना अपघटन के दौरान, अपघटन के दौरान क्या देता है, CO2 गैस देता है। तो CO2 गैस जब देगा तो ये CO2 गैस ही सोडा वाटर के अंदर काम में आती है, ठीक है। और अग्निशामक यंत्र के अंदर भी आग बुझाने के लिए CO2 गैस ही काम में आती है। तो इन दोनों कार्यों के लिए भी जो बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा है वो काम में आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सी चीज़ ध्यान में रखने वाली। सूत्र ध्यान में रखेंगे, फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ें काम में आती हैं, क्या बनती हैं, ये ध्यान में रखेंगे, और फिर यूजेस क्या हैं, उपयोग क्या हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। इनमें से क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पर बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिया जाएगा। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट, धावन सोडा या धोने के सोडे के नाम से जाना जाता है इसको। तो देखिए धावन सोडा का सूत्र है वो अपना सोडियम कार्बोनेट, निर्जलीकृत सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, लेकिन इसमें क्रिस्टलीकरण जल के रूप में जब 10 मॉलिक्यूल्स H2O के होते हैं तब इसको क्या कहा जाता है, धावन सोडा कहा जाता है या धोने का सोडा कहा जाएगा। तो Na2CO3.10H2O ये फॉर्मूला होता है किसका, धावन सोडा का होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण होता है। प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रवृत्ति इसकी होती है। तो देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जल के अणु मिलाए जाएंगे, तब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण होकर के और एक अपने को क्रिस्टलीकृत सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, जलयोजित सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, धावन सोडा या धोने का सोडा बोलेंगे। इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों के अंदर इसका उपयोग होता है, मुख्य रूप से शुद्धिकरण के अंदर काम में आता है। इसका उपयोग बोरेक्स पाउडर बनाने के अंदर भी होता है। बोरेक्स बनाने के अंदर भी सोडियम जो है, सोडियम का ही एक कंपाउंड होगा बोरेक्स। बोरेक्स मन का भी जिसको बोलते हैं, मन का परीक्षण के काम में आता है। तो ये बोरेक्स बनाने के अंदर काम में आता है। इसका उपयोग घरों के अंदर साफ सफाई के लिए भी होता है, ठीक है। साथ ही जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी, क्योंकि ये क्या है, क्षारकीय लवण है, तो ये क्या करता है कि जल की जो कठोरता होती है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण होते हैं, सोडियम का कंपाउंड है ये, तो उन कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बन करके उनका तो अवक्षेप बन जाएगा और सोडियम आयन है वो जल के अंदर चले जाएंगे। उससे वो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, उसकी कठोरता है वो दूर हो जाएगी। तो कठोर जल को मृदु जल के अंदर परिवर्तित करने के लिए भी धावन सोडा है वो काम में आता है। एक इम्पोर्टेंट उपयोग है ये इसका, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP के नाम से जिसको जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP क्या होता है, जब जिप्सम को, ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये फॉर्मूला किसका होता है, जिप्सम का होता है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2 जल के अणु क्रिस्टलीकरण जल के रूप में है। इस जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप के ऊपर गर्म किया जाएगा, 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करोगे, गर्म करने पर जल के अणुओं का ये त्याग करेगा, त्याग करके कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं, यानी कि CaSO4.12H2O, ठीक है।
इस तरह से यूँ लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पर 3/2 H2O वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, 3/2 या 1.5 कह सकते हो ये। तो इस प्रकार से अपने को ये जो अर्ध हाइड्रेट प्राप्त होगा, इसी को अपन क्या कहेंगे, POP कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। ठीक है, यह एक सफ़ेद चूर्ण है जो पुनः जल मिलाने पर, यह जो रिएक्शन लिखी हुई है नीचे वाली लाइन की लिखी हुई है, अपन ने यहाँ पर लिख दी है ये ऊपर वाली लाइन। यानी फॉर्मेशन तो कैसे है, जो जिप्सम है, यह फॉर्मूला किसका है, जिप्सम का है, जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप पर गर्म करोगे तो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट प्राप्त होगा, इसी को अपन क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। जल मिला दिया तो पुनः जिप्सम बन जाएगी। यहाँ पर देखो इसका रिवर्स रिएक्शन लिखी हुई है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट जिसको अपन बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP बोलेंगे। ठीक है, इसमें वापस जब जल मिलाया जाएगा तो जल मिलाने के ऊपर क्या बन जाएगा, जिप्सम, और ये कठोरता प्रदान करने के काम में आएगा। इसीलिए जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन भवन निर्माण वगैरह के अंदर पानी में मिला करके काम में लेंगे, धीरे धीरे वो सूखेगा और उसके अंदर जब ये संगठन बच जाएगा, 2 जल के अणु बचेंगे, तब वो कठोरता प्राप्त कर लेगा और जिप्सम के रूप में कठोर हो जाएगा। उपयोग क्या क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर है वो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जहाँ कहीं भी कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसके चारों तरफ है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के अंदर भिगो करके और उसको लेप दिया जाएगा, और तत्पश्चात जब उसमें से एक्स्ट्रा जल है वो तो वाष्पीकृत हो जाएगा, और जब ये फॉर्मूला ये प्राप्त कर लेगा तो कठोर आवरण के रूप में, जिप्सम के रूप में ये ऊपर क्या बन जाता है, एक कवच बन जाता है, जिससे वो हड्डियाँ वगैरह हिले नहीं और वापस वो क्या हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं। इसका उपयोग खिलौने वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह होती हैं जिप्सम की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, वो बनाने के काम में आती हैं। सजावटी सामान वगैरह बनाने के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। चिकनाई युक्त पदार्थ है तो किसी भी सतह को, सरफेस को चिकना बनाने के लिए भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो मुख्य रूप से खिलौने, सजावटी सामान वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह बनाने के अंदर, भवन निर्माण के अंदर भी ये काम में आता है। अपन छज्जे वगैरह हैं उनके ऊपर अलग अलग डिज़ाइंस वगैरह निकालने के लिए भी POP है वो काम में लेते हैं। छत वगैरह हैं उनके ऊपर भी अपन अंदर सीलिंग वगैरह के अंदर POP है वो काम में ली जाती है। तो यह एक महत्वपूर्ण कंपाउंड, ध्यान में रखें कि कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, ठीक है, सूत्र को CaSO4.12H2O, और हाँ इसे इस रूप में भी लिखा जाता है CaSO4 तो देखिए एक कैल्शियम सल्फेट के साथ में आधा जल का अणु है तो यहाँ पर 2 अणु लेते ही ये एक वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलीकरण जल के रूप में हो जाएगा। यह फॉर्मूला लिखा हुआ मिलता है तो भी ये किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ही है। ध्यान में रखेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब अपन देखते हैं फाइनल क्रिस्टलीकरण जल है वो क्या है, क्रिस्टलन वाटर क्या होता है। तो देखिए क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई यानी लवण के एक अणु के साथ में और जल के निश्चित अणुओं की संख्या होती है जो मिली हुई होती है, उसके क्रिस्टल बनाने के लिए ज़रूरी होती है। वही यानी कि किसी भी लवण को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त करने के लिए जितने वाटर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है वही क्रिस्टलन जल के रूप में जाना जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, इसके क्रिस्टलीकरण के लिए 5 जल के अणुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट नीलाथोता के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये Na2CO3.10H2O, ठीक है, यह अपन ने देखा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर धावन सोडा के रूप में काम में आएगा जब 10H2 होंगे। तो ये भी क्रिस्टलन जल के, इसके अंदर कितने अणु हैं, 10 अणु मौजूद हैं। यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं। फिर ये जिप्सम है CaSO4.2H2O, तो इसमें भी क्रिस्टलन जल के रूप में कितने जल के अणु हैं, 2 अणु जल के हैं। तो किसी भी साल्ट के क्रिस्टल बनाने के लिए जितने जल के अणु चाहिए वो क्रिस्टलन जल के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से कंपाउंड का सूत्र देकर उसमें कितने क्रिस्टलीय जल के अणु मौजूद हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो यह अपनी एसिड बेस एंड साल्ट वाली यूनिट 3 पार्ट के अंदर है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज की इस क्लास के अंदर अपन ने 5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखे जिनमें से क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर फर्स्ट ग्रेड की भी जो मुख्य रूप से सामान्य विज्ञान आता है, कहीं भी किसी भी एग्जाम के अंदर जनरल साइंस और उसके अंदर अगर ये कंपाउंड लगते हैं तो उनमें से क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पर आता है। और थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है वो बनती है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको
बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, आपकी तैयारी के अंदर आपको सहायता करेगी। इन्हीं उम्मीद और इन्हीं आकांक्षाओं के साथ में आपको यहाँ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी तैयारी को जारी रखें। और इस चैनल के ऊपर साइकोलॉजी की क्लासेस हैं, वो भी अपलोड की जा रही हैं धीरे धीरे, और साइकोलॉजी की 3 यूनिट हैं वो कंप्लीट भी हो चुकी हैं, तो उनको भी आप देखें। और साइंस है उसकी क्लासेस हैं वो चल ही रही हैं, तो इन्हें भी आप देखें और अपनी तैयारी के अंदर ये जितनी भी आपकी हेल्प कर पाती हैं वो आप निश्चित तौर पर लें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना कभी ना भूलें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।